आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन, 1976 में उस वक्त के हुक्मरान, उस वक्त के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने एक इदारा ऐसा कायम किया कि जिसके ज़ेरे एहतमाम, जिसके ज़रिए उन मुलाजमीन को पेंशन की अदायगी मुमकिन बनाई जा सकती थी, जाने लगी, जो निजी इदारों के मुलाजिम थे। सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद पेंशन दिया करती है सरकार उनकी सर्विसेज के एवज़, जबकि जो निजी इदारों के मुलाजमीन होते हैं उन्हें यह सहूलत मैसर नहीं थी। इस ज़िम्न में EOBI एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन कायम किया गया ताकि वो मुलाजमीन जो निजी इदारों से वाबस्ता होते हैं वो भी रिटायरमेंट के बाद पेंशन की सूरत में कुछ रकम हासिल कर सकें। 1976 से आज 2024 में हम ये बात कर रहे हैं, क्या EOBI ने अपना काम किया? ये इदारा क्या निजी इदारों के मुलाजमीन, छोटे मुलाजमीन को कुछ रिलीफ फराहम कर सका? ये जानने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में जहमत दी है। EOBI के ही हवाले से एक एसोसिएशन बनी हुई है, एपवा, EOBI पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन, और ये रजिस्टर्ड हैं। तो इनके नायब सदर इस वक्त मौजूद हैं शम्सुज़्ज़ोहा ज़ुबैरी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। इनके साथ तशरीफ रखते हैं ज़फ़र पाशा रिजवी साहब, मेंबर कोर कमेटी हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। शम्स भाई, आपसे शुरू करूंगा कि क्या जो भुट्टो दौर में इदारा कायम किया गया था भुट्टो साहब के विजन के साथ, आज अगर मैं आपसे बात करूं कि उस इदारे ने डिलीवर कर दिया जैसा विजन था भुट्टो साहब का, या अभी दिल्ली दूर है? जी मंसूर साहब, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस अहम मसले पे हमें मदऊ किया और हमें ये मौका दिया कि हम उन लोगों के बारे में आपसे गुफ्तगू कर सकें, क्योंकि आपका जो है वो पाकिस्तान के हवाले से है। तो ये पाकिस्तान के 5 लाख पेंशनर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि इदारा कायम किया गया था 1976 में। वो 1 रुपये से, यानी समझिए कि 1 रुपये से कायम किया गया था। इसके बाद उसमें ये तय किया गया कि उस इदारे के मालकान और इदारे का मुलाजिम वो मिल के 6% के हिसाब से, मिनिमम वेज के 6% के हिसाब से कंट्रीब्यूशन देंगे EOBI को, ठीक है, और वो कंट्रीब्यूशन जमा होता रहेगा। तो वो सिलसिला स्टार्ट हुआ और मुख्तलिफ इदारों ने उसमें रजिस्ट्रेशन अपनी करवाई EOBI में, और अपने मुलाजमीन को भी उसमें रजिस्टर्ड करवाया। शुरू में ये सिर्फ और सिर्फ वर्कर्स के लिए था, लेकिन 1986 में इसमें अमेंडमेंट हुई कि नहीं, ये तमाम मुलाजमीन के लिए होगा, चाहे वो किसी भी ओहदे पे हों। सही। तो बहरहाल ये तमाम मुलाजमीन के फायदे वाली बात हुई और उसमें कंट्रीब्यूशन जमा होना शुरू हुआ। पहली पेंशन जो अदा की गई वो 83 में अदा की गई, जिसकी अमाउंट 75 रुपए थी। आपको सुन के हैरत होगी। 83 में 75 रुपीज पेंशन पे की गई, पहली पेंशन। तो इसके बाद ये वक्त के साथ साथ सिलसिला बढ़ता चला गया और लोगों को इसका एहसास भी नहीं था, इसलिए कि बहुत छोटी सी अमाउंट उनकी सैलरी से कटती थी, उनको पता ही नहीं होता था कि साहब ये है क्या। लेकिन अब इस महंगाई के दौर में आज हम 48 साल की बात, यानी 76 और 2024, 48 साल गुजर गया। तो ये हमने महसूस किया 5 साल पहले कि साहब लोगों की नॉलेज में ही नहीं है, इसकी अहमियत ही नहीं मालूम लोगों को EOBI की। तो हमने ये एपवा कायम की, जिसमें हमारे चेयरमैन साहब जो हैं वो असफर शमीम साहब, प्रेसिडेंट हमारे कादी जब्बार साहब हैं, हमारे सेक्रेटरी अलमदार रजा हैं, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जनाब मतीन खान साहब, और मैं वाइस प्रेसिडेंट, और हमारे फिर ज़फ़र पाशा साहब जो है वो मेंबर कोर कमेटी। तो हमने ये महसूस किया कि साहब इस दौर में जो उनको पेंशन दी जा रही है EOBI के पेंशनर्स को, वो बहुत नाकाफ़ी है। जबकि ये EOBI का इदारा फंड इसमें इतना इकट्ठा हुआ, इनका इस वक्त जो एसेट्स हैं वो 550 अरब से ज़्यादा है, और इनकी प्रॉपर्टी की जो मालियत है वो भी 100 अरब से ज़्यादा है इस वक्त। और ये सारे असासे मिला के कितने हो गए? ये तकरीबन मैंने आपसे अर्ज किया कि 550 अरब इनका लिक्विड
और 100 अरब से ज्यादा इनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू है जो कि बढ़ती चली जा रही है, अप्रोक्सीमेटली 650 अरब, 650 अरब तकरीबन। अब इसमें ये होता है कि हर महीने ये 10,000 रुपया इस वक्त पेंशन पे कर रहे हैं। मुख्तलिफ अदवार में इसमें पेंशन में इजाफा होता चला गया और अब इस वक्त 10,000 रुपया पेंशन ये अदा की जा रही है, जो कि इस महंगाई के दौर में नाकाफी है। और जो इनके पास सरमाया मौजूद है यूबीआई के पास, हमने कैलकुलेट किया है ये इसमें आसानी से इसको 25,000 तो कर सकते हैं। एक और इसमें मैं आपसे अर्ज कर दूं, एक बात ये हुई कि पहले भी गवर्नमेंट भी इसमें कंट्रीब्यूट करती थी, इक्वल कंट्रीब्यूशन देती थी मैचिंग ग्रांट की सूरत में। अब ये टोटली इंडिपेंडेंट इदारा हो गया है, इंडिपेंडेंट इदारा है। मैचिंग ग्रांट 95 में बंद कर दी गई। लिहाजा ये जो 95 में गवर्नमेंट की तरफ से ये ग्रांट बंद कर दी गई इसमें से। और क्या ये सिर्फ और सिर्फ ये अब वर्कर्स का और एम्प्लॉयर्स का ये फंड है, जो हमारा यानी वर्कर्स का और एम्प्लॉयर्स का फंड है, ये ठीक है जो यूबीआई के पास है। तो हमारा मुतालबा ये है कि इस फंड को यूटिलाइज करते हुए इस फंड की जो 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 इन्वेस्टमेंट है उसकी इनकम को कैलकुलेट करते हुए ये पेंशन जो है वो बढ़ाकर मिनिमम वेज यानी 32,000 के बराबर की जाए। अगर 32,000 नहीं तो 25,000 तो मिनिमम वेज ये मिनिमम वेज की पेंशन कर सकते हैं। जफर पाशा साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि जो बात शम्स साहब कर रहे हैं कि एक ऐसा इदारा बनता है, फिर वो रन करना शुरू करता है, सरकार 95 में हाथ खींचती है, लेकिन आज भी ये इदारा अपने पैरों पर तो खड़ा है। वो क्या अवामिल हैं कि जो इस इदारे के जो भी करता धरता हैं उन्हें रोके हुए हैं पेंशन बढ़ाने से? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे ये दावत में इज़हार ख्याल करने के लिए इजाज़त दी। शम्सुल ज़ुवैरी साहब की बात में एक दो चीज़ों का मैं और इजाफ़ा कर दूँ ताकि उसकी बैकग्राउंड और चीज़ें जो हैं वो और वाज़ेह हो जाएं। जी, दरअसल एक दुनिया ने अदारा बनाया हुआ है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ILO। उसके मुख्तलिफ कन्वेंशन हैं जो कि लेबर्स के लिए हैं। इसी तरह यूनाइटेड नेशंस का एक अदारा है जो कि ह्यूमन राइट्स डील करता है, उसके भी कन्वेंशन है। और 102 नंबर कन्वेंशन में ये बहुत वाज़ेह तौर पे बताया गया है कि ओल्ड एज यानी वो लोग जो रिटायर हो जाएं मुलाजमत के बाद, उनके लिए स्टेट के ऊपर क्या क्या चीज़ें जो हैं वो लाजिम है। जिस सर हमारी स्टेट पे कोई कुछ नहीं लागू होता। नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे सर। मैं आपसे थोड़ी सी आपकी बात 16 आने बजा है। मैंने ये बहुत ही दुखी दिल के साथ ये तंज किया है, बहुत दुखी दिल के साथ। जो कुछ बुजुर्गों के साथ यहाँ हो रहा है वो मेरा नहीं ख्याल के कहीं दुनिया में हो रहा है। जी कंटिन्यू कीजिए। दुरुस्त आप फरमा रहे हैं। और मज़े की बात यह है, ये सब कुछ जो है 1973 के आइन की दफ़ा 35C में दर्ज भी किया गया है। अब वो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे यहाँ कानून बन जाते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। इसी तरह यूबीआई के अंदर एक ख़ास दौर ऐसा आया जिसके अंदर बेइंतहा करप्शन और बेइंतहा इस किस्म की नेपोटिज्म शुरू हुई, जिसकी वजह से अदारा जो था, जो कि अपने पैरों पे खड़ा हो चुका था काफ़ी पहले, वो डिटोरिएट होने लगा। मिसाल के तौर पे ऐसी ज़मीनें ख़रीदी गईं जो कि जंगल जहाँ पे डाकू मौजूद हैं वो यूबीआई के अकाउंट पर ख़रीद ली गई और कहा गया कि जी ये प्रॉपर्टी है और इससे इतनी इनकम होगी वगैरह वगैरह। इसी तरह ऐसे जगह इन्वेस्टमेंट की गई जहाँ से उनका रिटर्न बहुत कम होता रहा। और वो ज़ाहरी उस वक्त की शक्ल देखकर जो है, दूसरी बात जो है वो ये है कि ख़ुद लोगों के अंदर इसकी आगाही नहीं पैदा हो सकी। बड़ी वजह यह थी कि उस ज़माने में पेंशन की अमाउंट बहुत कम थी, इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं हुई थी कि लोग
उस ज़रूरत को अपने लिए मुनासिब समझते। अब चूँकि अफ़वाह कायम हुई, इससे सबसे पहली कोशिश यही की कि लोगों को आगाही फराहम करें कि आपके ये हुकूक़ हैं, बैन-अक़वामी तौर पे ये हुकूक़ हैं, पाकिस्तान के आइन के अंदर ये हक मौजूद है, और वो हक पेंशन की अमाउंट भी इनडायरेक्टली डिफाइन करता है। वो अमाउंट है जिससे आप बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजार सकें। अब ये हमारी हुकूमत को, हमारे लोगों को ये डिटरमिन करना है कि वो बाइज़्ज़त पेंशन दो आदमियों को, यानी जो पेंशनर है वो और उसका स्पाउस, अगर मर्द है तो उनकी बीवी, अगर खातून है तो उनके हस्बैंड, ये दोनों की बाकिया ज़िंदगी बाइज़्ज़त तौर पे इस तरह गुजरे कि ना तो वो पॉवर्टी के नीचे जाए, ना वो लोगों के आगे कोई हाथ फैलाए, और वो अपने सेल्फ सफिशिएंट रहे। लेकिन बड़ी पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि अभी तक ऐसा मुमकिन इसलिए नहीं हो सका है कि अदारे के लोग इसके अंदर इतनी दिलचस्पी नहीं रखते। उनकी दिलचस्पी यह है कि अदारे से खुद ज़ाती तौर पे वो तमाम बेनिफिट हासिल करें। अदारे के तमाम मुलाजमीन को पेंशन मिलती है। अदारे के वो मुलाजिम जो मेरे लेवल के हैं उनको तकरीबन 2 लाख रुपए महीना पेंशन मिलती है, जबकि वही अदारा मुझे 10,000 रुपये देता है। इस सिलसिले में मैं आपसे एक चीज और अर्ज करूं। मैं आप अपनी बात को ऐड कीजिएगा, ये भी बताइएगा अपनी गुफ्तगू में कि ये आपको अफ़वाह बनाने की असफर भाई को क्यों जरूरत पेश आई, इसके अवामिल भी बताइएगा। हाँ नहीं, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि अफ़वाह हमने जो बनाई उन अवामिल की बुनियाद पे बनाई कि ये इस्तेसाल हो रहा था। जी। हमारा जो ईओबीआई के पेंशनर्स हैं उनकी कंट्रीब्यूशन भी जमा थी, उनके एम्प्लॉयर्स की कंट्रीब्यूशन भी जमा थी, लेकिन पीनट के बराबर, यानी जो भी 60 साल की, देखिए मंसूर साहब, यूरोप में और अमेरिका में जो पेंशन दी जाती है वो सैलरी के बराबर दी जाती है, ठीक है ना, ताकि वो बाइज्जत तरीके से वहाँ के जो बुजुर्ग हैं वो अपना गुजारा कर सके इंडिपेंडेंटली। लेकिन हमारे यहाँ इसके बरक्स बुजुर्गों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। हमने उन्हीं बुजुर्गों की रिप्रेजेंटेशन, उनकी पुकार को सुनते हुए हमने ये इदारा, ये अफ़वाह कायम की, और हमने फिर लोगों में आगाही पेश की, आगाही पैदा की कि वो अपने हक को समझे। हमने मीडिया के ज़रिए, हमने प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, हमने मुजाहरे करके, हमने हर तरीके से गवर्नमेंट के तमाम जो भी कॉम्पिटेंट लोग हैं उन तक अपने पैगाम को पहुंचाया कि साहब ये बुजुर्गों की आप इज्जत नफ्स को बरकरार रखते हुए इनको इस महंगाई के दौर में कम से कम इतनी अमाउंट तो दें कि वो इज्जत से गुजारा कर सकें। मेडिकल फैसिलिटी सबसे बड़ा मसला है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, यानी लोग अपना इलाज नहीं करवा पाते। जो पेंशनर्स हैं मंसूर साहब, इलाज नहीं करवा पाते और वो बेचारे वो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। तो हमारा एक और मुतालबा भी है कि ये जितने भी ईओबीआई के पेंशनर्स हैं इनको इंश्योर किया जाए, मेडिकली इंश्योर किया जाए, इनको एक कार्ड इशू किया जाए ताकि वो अपना इलाज अगर जरूरत पड़े तो वो करवा सके। किस सन में आपने अपनी ये अफ़वाह कायम की? हमने 2019 में ये कायम की, 2021 में इसको हमने रजिस्टर्ड करवाया बाकायदा। ये हमारी वाहिद तंजीम है पेंशनर्स की जो रजिस्टर्ड है सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से, और वो बाकायदा हमारे पास उसका सर्टिफिकेट मौजूद है, और हम गाहे बगाहे हम इस हवाले से लोगों में आगाही पैदा करते रहते हैं, हम प्रोग्राम्स भी करते रहते हैं। और ये तमाम, ये चीज़ मैं वादे कर दूं कि ये हम फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, यानी ये तमाम चीज़ें हम आपस में कंट्रीब्यूट करके करते हैं, कोई फंडिंग हमें नहीं है कहीं से भी, क्योंकि जाहिर है किसी तंजीम को चलाने के लिए सरमाए की जरूरत होती है, कुछ ना कुछ तो जरूरत होती है। बिल्कुल, एक्टिविटीज़ हैं, तमाम जिद्दोजहद है, लेकिन ये तमाम चीज़ें हम लोग अपने सेल्फ फंडिंग से ही कर रहे हैं। अफ़वाह के कितने रजिस्टर्ड मेंबर हैं इस वक्त? हमारे तकरीबन 5,000 से ज्यादा मेंबर तो बन चुके हैं, क्योंकि ज्यादातर तादाद कराची में है, लेकिन हमने एक तंजीम अपनी पंजाब में भी कायम की है। वहां पे भी हम लोग अब अपने मेंबर्स बढ़ा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता वहां भी हमारी मेंबरशिप बढ़ रही है। और इस वक्त जो ईओबीआई है उसमें जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनकी तादाद है 5 लाख के करीब, तकरीबन 5 लाख नहीं। रजिस्टर्ड मैं आपसे अर्ज कर दूं, रजिस्टर्ड तो इस वक्त 1 करोड़ के करीब है। जो रजिस्टर्ड हैं ईओबीआई के पास वो 1 करोड़ हैं, लेकिन खवातीन की उम्र 55 साल और मर्दों की उम्र 60 साल जब पहुंच जाते हैं तो वो फिर एंटाइटल हो जाते हैं मेरे सवाल यही था कि एंटाइटल हवालों में इस वक्त ईओबीआई जो है वो कितने लोगों को
पेंशन दे रही है। इस 5 वक्त लाख तकरीबन 4.5 लाख लोग हैं जो उनके रिकॉर्ड में हैं, जो जिनको पेंशन अदा की जा रही है। इसमें कमी बेशी होती रहती है, उसमें हर साल 40-50 हज़ार पेंशन का इजाफा होता रहता है, जो कि 1 करोड़ इंश्योर्ड है। उसमें से जो लोग 60 साल की उम्र को पहुंचते हैं वो पेंशनर बन जाते हैं, कुछ लोगों की डेथ हो जाती है तो वो उसमें से डिलीट हो जाते हैं। तो ये अभी 4,20,000 4,30,000 के करीब जो ऐसे हैं जिनमें बेवाएं भी शामिल हैं, यानी उनके हस्बैंड की डेथ हो गई तो वो ट्रांसफर हो जाती है उन बेवाओं को पेंशन, तो वो भी हासिल कर रही हैं, बेवाएं भी हासिल कर रही हैं। और इस वक्त जो EOBI का इदारा है उसके मुलाजमीन की तादाद के बारे में कुछ मुलाजमीन तकरीबन उनके 450 के करीब मुलाजमीन हैं पूरे पाकिस्तान। कराची में कितने कराची में कितने ऑफिसेज जो हैं वो उनके रन करते हैं? कराची में इनके 6 रीजन है, 6 रीजन है कराची में, जिनमें से 3 रीजन इनके अवामी मरकज जो इनकी अपनी प्रॉपर्टी है EOBI की, जिसको पहले EOBI हाउस भी कहा जाता था, ये उनकी अपनी प्रॉपर्टी है, 3000 गज की प्रॉपर्टी है और इसके पीछे भी 3000 गज का प्लॉट है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप कि इसकी कितनी वैल्यू होगी। ये चुंदी के रोड पे इनकी प्रॉपर्टी है रेलवे स्टेशन से पहले, और इसी तरह बहुत सारी प्राइम प्रॉपर्टी इस्लामाबाद में भी हैं, नीचे एक सुपर स्टोर भी है। तो जी वो ठीक है, वो EOBI हाउस में है, मतलब वो तो रेंट पे है ना, रेंट पे तो कोई कुछ भी हो सकता है। रेंटल इनकम भी इनकी तकरीबन 4 से 5 अरब रेंटल इनकम भी आती है। और कंट्रीब्यूशन की मद में इस वक्त इनको सालाना 60 अरब रुपया मिल रहा है मुख्तलिफ इदारों से, उनके एम्प्लॉइज और इदारों के मालकान की तरफ से, जबकि इनकी जो पेमेंट है वो इस वक्त 54 अरब है, यानी 54 अरब ये सालाना पेमेंट कर रहे हैं पेंशन की मद में, 60 अरब इनको कंट्रीब्यूशन मिल रही है, और 54 और प्लस 4 अरब इनके हुकूमती अमल दखल कितना है जफर साहब इसमें? सरकार कितनी हद तक इन्वॉल्व होती है, खास तौर पर बड़े ओहदों पे पोस्टिंग के हवाले से? इसमें अगर देखा जाए इसकी रूह से, तो ये एक स्टैट्यूटरी अदारा था जिसके अंदर सरकार की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल सिफर होनी चाहिए थी, सिवाय इसके कि उसकी टॉप मैनेजमेंट के लिए चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन अगर कोई अपॉइंट करना है उसके अलावा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह हमारी हुकूमत के मुख्तलिफ अदारों में डिटोरिएशन हुई, आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर जो है सरकारी भर्ती होकर लोग या मुख्तलिफ और डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र होते हुए आ गए, जिसकी वजह से ही इसके अंदर बहुत ज़्यादा इनकी मैनेजमेंट में भी कमज़ोरी आ गई, इनके कलेक्शन में भी कमज़ोरी आ गई और करप्शन में बेइंतहा इंतज़ार। इस सिलसिले में आपसे अर्ज़ कर दूं, इनके एक साबका चेयरमैन थे गोंदल साहब, उन्होंने इसमें 40 अरब की करप्शन की थी, यानी कौड़ियों की ज़मीन जो थी वो उन्होंने अरबों में ख़रीदी थी और वो उनको किकबैक मिला, और वो अभी तक केस सुप्रीम कोर्ट में है और वो अभी तक सेटल नहीं हुआ है। यानी इस हद तक हुआ है कि जो चेयरमैन आते चले गए उन्होंने दबा के करप्शन की इसमें, इस इदारे में, ठीक है ना। इसके बावजूद ये इदारा अपनी जगह कायम है, इसका जो फंड है वो बढ़ रहा है मुसलसल। तो हमारा मुतालबा इसीलिए है कि इस फंड को जो असल उसके हकदार है उन तक मुंतकिल किया जाए और उनकी पेंशन को इस हद तक माकूल अंदाज में बढ़ाया जाए ताकि वो इज्जत से गुजारा कर सके। इसमें एक और भी आपकी बात में इजाफा, वो यह है कि हुकूमत एक तरफ सोशल सेफ्टी नेटवर्क के तहत 6-7 अदारे चलाती है, जिसमें दुनिया भर में हम ये कहते हैं कि हम अपने यहाँ गुर्बत कम कर रहे हैं, हम यहाँ पे लोगों को फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, और उसके तहत बहुत सारी इमदाद सरकार में आती है, सब कुछ है, लेकिन उससे पेंशनर के लिए कोई भी बेनिफिट का काम अब तक नहीं किया गया है। ज़फ़र साहब, पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर आज़म वाज़े कर चुके हैं कि सरकार का काम हुकूमत चलाना है, मुल्क चलाना है, रियासत चलाना है, इदारे चलाना नहीं है, और जल्दी निजकारी में तेज़ी आएगी। नाज़रीन इकराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। शम्स साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि मेरे पास कुछ आदादो शुमार हैं कि 8 करोड़
हमारे पास जो है वो वर्क फोर्स मौजूद है, यानी बालिग होने के बाद, यानी 18 साल से लेकर और 60 साल के नीचे के लोग वर्क फोर्स की सूरत में मौजूद हैं, मुख्तलिफ इदारों में काम भी कर रहे हैं, कुछ नहीं भी कर रहे हैं। खैर है, हमने कौन सा बहुत काम किया है, बहुत काम किया होता तो हम यहाँ नहीं होते। पाकिस्तान बहुत आगे तरक्की कर जाता, क्योंकि अल्लाह ने सब कुछ ही दिया है हमें सिवाय आला क़यादत के। अब जो सवाल मेरा है वो आप दोनों बताएंगे कि इस सारी सूरत हाल में एक जो कानून है वो ये है कि जहां 10, जिस इदारे में 10 लोग होंगे जी, वो इदारा EOBI में अपने आप को रजिस्टर्ड कराएगा। बिल्कुल पाबंद है वो पाबंद। कितना अमल दरामद हो रहा है इसमें? मैं आपसे ये अर्ज करता हूं, आपने बड़ा उम्दा सवाल किया है। असल में जो एम्प्लॉयर वो इस वक्त मैं समझता हूँ इतनी डिप्रेशन का शिकार है कि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो गया। अच्छा, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, इस वक्त जो मिनिमम वेज है गवर्नमेंट की तरफ से मुकर्रर करता वो 32,000 है। जी, 32,000। अच्छा, अब 32,000 का 5% अगर हम लेते हैं तो 1,600 रुपये पर एम्प्लॉय बनता है, और 1% एम्प्लॉय का 320 रुपये बनता है। यानी एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट हर एम्प्लॉयर को 1920 रुपये जमा करवाने होते हैं EOBI के पास, इदारे को जमा करवाने पड़ते हैं EOBI के पास। अच्छा, अब बहुत से एम्प्लॉयर जो हैं वो नहीं चाहते कि हमारा इदारा रजिस्टर्ड हो या हमारे एम्प्लॉयज रजिस्टर्ड हो। ये उनके यानी मुस्तकबिल से खेल रहे हैं, उन अपने एम्प्लॉयज की मुस्तकबिल से खेल रहे हैं। हमारे यहाँ तो कारोबारी रजिस्टर्ड नहीं होता। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। बिल्कुल। अब देखिए 40 साल जिसने अपनी पूरी जवानी लुटा दी हो इदारे में जॉब करके, चाहे पब्लिक इदारा हो चाहे वो प्राइवेट इदारा हो, और उसके बाद उसको कुछ भी ना मिले, कितनी ज्यादती की बात है। मैं समझता हूं कितनी ज्यादती की बात है। तो ये भी है कि बहुत सारे एम्प्लॉयर अभी उनके साथ यही हुआ है, जो ये आपकी कोल माइंस हैं उसके लिए तो बाकायदा न्यूज़ पेपर में भी आया कि तमाम मरने वालों में से कोई भी शख्स ना EOBI में रजिस्टर्ड था। अफसोसनाक बात है, अफसोसनाक बात है। हमने तो अब मुहिम चलाई है कि ये थर्ड पार्टी पे गार्ड्स अपॉइंट हुए थे, इनको भी हम रजिस्टर्ड करवाएं। हम अब ये मुहिम चला रहे हैं कि हम मुख्तलिफ इदारों में अफवाह जा रही है। आज भी मेरी एक मीटिंग थी, तो हम सॉफ्टवेयर हाउस में हमने उनसे कहा कि आप रजिस्टर्ड करवाइए, अपने एम्प्लॉइज को भी रजिस्टर्ड करवाइए, ताकि उनका जो फ्यूचर है वो तो कम से कम सिक्योर हो। उस वक्त जब वो 60 साल की उम्र को पहुंचेंगे उनको एक साइजेबल अमाउंट तो पेंशन के तौर पे मिल सके। आपको मैं यकीन दिलाता हूं मंजूर साहब कि इस वक्त ये 10,000 की अमाउंट के लिए भी बहुत से लोग इंतजार करते हैं। पहली को हमें मैसेजेस आते हैं कि साहब कब आ रही है पेंशन, कब आ रही है पेंशन, कब आ रही है पेंशन। हालांकि 10,000 की क्या हैसियत है, ग्रॉसरी भी नहीं आती है और भी जो जरूरियातें पूरी नहीं होती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन लोगों के लिए बड़ा एक सहारा बन जाता है। तो ये हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने ये मौका फराहम किया कि मीडिया के जरिए हम गवर्नमेंट को ये अपना पैगाम पहुंचाएं कि इसको मिनिमम वेज यानी 32,000 के बराबर किया जाए इस पेंशन को। जफर पाशा साहब, बजट आने वाला है। बजट में तनख्वाहें भी बढ़ेंगी सरकारी मुलाजमीन की। हम तो निजी वाले हैं, हमें ऐसे ना मुस्कुरा के देखें, हमारी नहीं बढ़ने वाली बजट में तो खैर नहीं बढ़ने वाली, वैसे इंशाल्लाह ज़रूर। तो IMF जो है वो बहुत क्रिटिसाइज करता है पेंशनर्स को, सरकारी पेंशनर्स की बात कर रहा हूँ मैं, आपसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन चूंकि पेंशनर्स की बात हो रही है, वो कहते हैं कि ये आपने सफेद हाथी पाल रखा है। क्या आपने चूंकि इसी दश्त में सयाही की है पेंशनर्स के हवाले से, कुछ बेहतरी लाई जा सकती है सरकारी पेंशनर्स के हवाले से? कुछ आपके जहन में है कोई प्लान? कुछ बहुत शुक्रिया। ये इस प्लान के ऊपर खुद IMF ने भी सजेशन दी हैं और गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गौर फिक्र करके और थिंक टैंक्स और उन लोगों से मशवरे में इसके ऊपर जो है प्लान में चेंज लाए हैं। सबसे बड़ी जो इस प्लान में कमज़ोरी थी जिसकी वजह से ये सफ़ेद हाथी कहलाने के मद में आया, वो ये थी कि सरकार हर साल तनख्वाहें बढ़ाती गई और उसी हिसाब से लोगों की पेंशन जो परसेंटेज थी वो कानून के मुताबिक बढ़ती गई, लेकिन सरकार ने कोई अलहदा फंड उसके लिए मुख्तस नहीं किया या स्टेट बैंक में कोई अलहदा उसके लिए
हिसाब किताब नहीं रखा, प्रोविजनिंग नहीं की, जिसकी वजह से ना तो वो फंड के अंदर जो सेल्फ जनरेशन होती उसके इनकम में वो नज़र आती, लोग उसमें एफर्ट करते कि ऐसी जगह के ऊपर इन्वेस्ट करें जहाँ पे मुनाफा मिले, वो नहीं हुआ। लेकिन पेपर के ऊपर पेंशन की अमाउंट बढ़ती चली गई। अब वो इस लेवल पे पहुंच गई कि टोटल बजट का और हमारा जो जीडीपी है उसका एक बड़ा हिस्सा उसमें जाने लगा। ख़ास तौर पे इसमें वो हजरात शामिल हैं जो कि आर्म फोर्सेस से हैं, क्योंकि आर्म फोर्सेस में बहुत जल्दी लोगों को रिटायर कर दिया जाता है। 6-6, 7-7 साल के बाद भी लोग रिटायर होते हैं, और चंद एक खुशकिस्मत ऐसे होते हैं जो 50, 55, 60 साल की उम्र तक जाते हैं। खैर उनके लिए तो इतना मसला नहीं है। वो जो 6-7 साल के लोग रिटायर्ड हुए उनकी पेंशन हुकूमत के हिसाब से बढ़ रही है। मैं इसमें एक आम आदमी के लिए, अपने आम सुनने वाले के लिए एक बात आपसे पूछना चाहूंगा शम्स साहब, क्या वो सरकारी मुलाजमीन जो आज पेंशन ले रहे हैं जी, अपनी तनख्वाह से ये पेंशन नहीं कटवाते रहे? नहीं, ये नहीं, मैं आपसे अर्ज कर दूं इसमें, नहीं, ये कोई रूल नहीं है कि वो पेंशन एम्प्लॉयज की तनख्वाह से नहीं कटती। क्या कटता है? बमुकाबिल ये ईओबीआई में तनख्वाह से 1% एम्प्लॉय के कटते हैं। लेकिन सरकारी मुलाजमीन की एक मैं आपसे मैकेनिज्म बता दूं, जी, मैं आम आदमी मेरे सुनने वाले के लिए, प्रोविजनिंग होती है, पेंशन की प्रोविजनिंग होती है गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट एक फंड कायम करती है, उसकी प्रोविजनिंग होती है। बाद इदारों में ग्रेजुटी होती है कि वो उनके जब वो रिटायर हो जाते हैं तो उनको उतने ही साल, जितने साल सर्व किए होते हैं, उनको ग्रेजुटी मिल जाती है। बाद इदारों में कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है, जितना प्रोविडेंट फंड कटता है उसके बराबर में गवर्नमेंट भी दे देती है उनको प्रोविडेंट फंड, और वो फिर बाद में रिटायरमेंट के वक्त उनको दोनों को मुश्तमा करके वो दे दिया जाता है। लेकिन जो आपने सवाल किया है वो बड़ा अहम सवाल है। वो गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन है उनकी पेंशन की प्रोविजनिंग होती है, यानी गवर्नमेंट प्रोविजन करती है कि अब ये शख्स जो है 60 साल की उम्र को पहुंचेगा तो हमने इसको इतनी पेंशन देनी है। उसमें भी बहुत से लोग कम्यूट करवा लेते हैं पेंशन अपनी, यानी 50% कम्यूट करवा के लमसम अमाउंट ले ली और 50% उनको पेंशन मिलती है। तो ये एक बेनिफिट होता है कि जो लमसम अमाउंट मिलती है, अपनी बेटी की शादी कर दी, घर खरीद लिया, या कोई और ऐसा उन्होंने अपना खर्चा कर जो भी प्लान किया हुआ होता है, जो प्लान किया हुआ होता बाद का, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। लेकिन जो भी यानी हम अगर इसको कंपेयर करें ईओबीआई के पेंशनर से, तो वो बहुत ही बुरे हालों में है इस वक्त, मैं समझता हूँ। यानी ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए स्पेशल कोई ऐसा फंड कायम करे, और जो मैचिंग ग्रांट बंद की थी 95 में उसको रिस्टोर करे, यानी इक्वल है, यानी जितना कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की तरफ से आता है उतना ही पहले गवर्नमेंट देती थी। सर दुआ करें कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हों, तो इंशाल्लाह ये मामलात भी देखेंगे। चीजें बेहतरी की तरफ तो जा रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं ये अर्ज करना चाह रहा था कि जो सबसे बड़ी इसमें IMF ने तजवीज़ पेश की है वो यही है कि सरकारी मुलाजमीन की भी कंट्रीब्यूटरी पेंशन का फंड बनाया जाए, और उसके अंदर कंट्रीब्यूशन जो है वो एम्प्लॉयर की तनख्वाह से जमा की जाए। असल में शायद मैं अपना सवाल सही पिच नहीं कर पाया आपको। मेरा पूछने का मकसद यही था कि क्या इस तरह जिस तरह IOBI वाले हैं वो अपनी तनख्वाह से जो पैसे कटवा रहे हैं वही बाद में वो लेने के हकदार बन रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है जी। अगर पेंशनर्स अब इस हद तक पहुंच चुके हैं कि वो वाकई सांस लेना मुश्किल कर रहे हैं हुकूमत के लिए, तो अब आइंदा जो मैंने आपसे सवाल किया था शम्स साहब, आपसे भी जानना चाहूंगा जी, क्या ये प्लान जो अब गाया जा रहा है, बजाया जा रहा है, बताया जा रहा है, जी, जी, ये कुछ फिजिबल होगा? नहीं, इसमें देखिए गवर्नमेंट ने एक लफ्ज यूज किया है, पेंशन इस्लाहात। जी जी, पेंशनर रिफॉर्म्स। अब रिफॉर्म्स क्या बनाते हैं अभी तक उसकी सूरत हाल सामने आई नहीं है अभी तक। ये अभी उसको थिंक टैंक जो इनका बैठा हुआ है, या जो FBR या जो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो उसको वो कर रही है, अभी तक कंसिडर कर रही है। अब ये आने वाले बजट में हो सकता है कि ऐलान भी कर देंगे। लेकिन मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ वो ये है कि अगर ये एम्प्लॉय की सैलरी से एक छोटी सी अमाउंट काट भी लिया करें
और उसको फिर इन्वेस्ट कर दे मुनाफे बख्श इदारों में, जहां से उनको उसका रिटर्न भी मिलता रहे और वो क्यूमुलेटिव होता रहे। अच्छा, ये कुछ इस तरह भी हो सकता है कि जैसे आपने मिसाल के तौर पे आप एक सरकारी इदारे के मुलाजिम हैं और ऑन ड्यूटी हैं, आप अगले 20 साल बाद रिटायर होने वाले हैं, आपकी आज से जो तनख्वाह से पैसे काटे जा रहे हैं वो किसी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट किए जा रहे हैं जहां से आपको फायदा होगा। नफा और नुकसान दोनों बुनियाद पर ये काम किया जा सकता है। और इसको मतलब वो मुस्तफा कमाल मुसलसल एक बात करते हैं ना कि सूद के खिलाफ भी आप निकले और सूद को भी, तो वो ये इससे भी बचा जा सकता है। इसमें भी मैं आपसे अर्ज कर दूं कि इसमें सुकूक जो है उसमें इन्वेस्टमेंट होती है। इस वक्त जो रेट है वो तकरीबन 22.5% का रिटर्न रेट है उसमें, और वो इस्लामिक है, प्योर इस्लामिक है। प्योर इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स ऐसी हैं जिसमें वो की जा सकती है, जहां से इनको इस वक्त 22.5 यानी रिटर्न रेट जो है वो 22% से ज्यादा है, क्योंकि डिस्काउंट रेट जो गवर्नमेंट ने मुकर्रर किया वो 22% है। वो सही है, ठीक है ना। बैंकों में भी लोगों को 21%, 21.5% के हिसाब से रिटर्न रेट मिल रहा है, लेकिन वो सूद है। लेकिन यहाँ पे जो गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो आईने पाकिस्तान के तहत तो इस्लामिक गवर्नमेंट है, तो इनको तो बिल्कुल इस मामले में तो बहुत ही ज्यादा स्टेप्स लेने चाहिए। जी सर, हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बैठे हैं। जी बिल्कुल 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 ऐसे ही। और वो ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जहां से जायज आमदनी इनको मिले, और मिल सकती है। बहुत से ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं। देखिए मैं आपसे अर्ज कर दूं, आपके जहन में कोई और आइडिया, कोई और प्लान, कोई और मशवरा, कोई और राय जो आप हमारे इस प्रोग्राम के तवस्सुत से सरकार को देना चाहें कि जिस तरह जिसमें EOBI वालों का भी फायदा हो और जो सरकारी मुलाजमत से रिटायर होने वाले हैं उनका भी फायदा हो? हाँ नहीं, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि इसमें गवर्नमेंट के पास बहुत से ऐसे एवेन्यूज हैं। जैसे हमारी ऑयल, अब ऑयल हमारे पास है इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ऑयल मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती ऐसी है कि हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर सके। ठीक है ना। गैस हमारी जो निकली वो ज़ाया कर दी गई नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर में। तो ये इस तरफ तवज्जो दी जाए, वहां से इन्वेस्टमेंट लेके ये एक्सप्लोर किया जाए, और वो जो इनकम है, सोना तक मौजूद है पाकिस्तान में, सोने को बेच दिया गया, पाकिस्तान के सोने को बलूचिस्तान में बेच दिया गया। सबसे बड़ा सोना तो खुद पाकिस्तान है जिसे फरोख्त किया गया। बिल्कुल ऐसे ही। मसाइल जो है वो यहाँ तक नहीं पहुंचते। वो किसी का शेर मुझे याद आ गया कि है गारते चमन में यकीनन किसी का हाथ, शाखों पे उंगलियों के निशान देखता हूं मैं। बहुत खूब। ऐसा तो नहीं है कि ये मुल्क आवाम ने तबाही के दहाने, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। अब सूरत हाल क्या है? अब सूरत हाल ये कि मैं बारहा इस बात का इजहार कर चुका हूं कि अरबाब इख्तिदार और अरबाब इख्तियार दोनों एक पेज पर मुझे नजर आते हैं। पाकिस्तान को बचाने के लिए, चलाने के लिए विल नजर आ रही है। तो मैं तो उम्मीद रखता हूं कि आगे आने वाला वक्त बेहतरी की तरफ जा रहा है। ये इदारों के मामलात कैसे बेहतर होंगे, ये अभी बड़ी गहरी बात किया आपने। अरबाब इख्तिदार और अरबाब इख्तियार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात किया। दोनों एक पेज पर हैं। आम आदमी के समझने वाली बात है कि दोनों एक पेज पे हैं, सेम पेज पे हैं। मैंने कहा ना, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बेहतरी आएगी। इदारों में बेहतरी कैसे आएगी वो बताइए। हाँ, इदारों में कुर्बानी देनी पड़ेगी, ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। जो अशराफिया है हमारी, जो कि नाजायज मुराद हासिल कर रही है, उनको इस मामले में कुर्बानी देनी पड़ेगी। और वो जो नीचे लेवल पे आके जो इस वक्त आम आदमी है, उसको वो बेनिफिट्स ट्रांसफर करने पड़ेंगे जिनको वो एंजॉय करना है। ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, और ये रैशनल बेसिस पे, मैं समझता हूँ रैशनल बेसिस पे कुर्बानी देनी पड़ेगी। आपने जैसे बात की अरबाब इख्तिदार और अरबाब इख्तियार, तो अरबाब इख्तियार को इसमें आगे आना पड़ेगा इस सिलसिले में, कि वो अरबाब इख्तिदार को मजबूर करें कि वो जो अय्याशियों का लफ्ज मैं यूज कर सकता हूं कि जो भी अय्याशियां हो रही है मतलब उनको खत्म किया जाए। मुजरिमाना गफलत का हवाला है, अय्याशियों का हवाला है। मतलब एक इदारों में जो लोग बैठे हैं, इतना ज्यादा उस गैप को जरा कम करना शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता नीचे वालों को आप बूस्ट करें, और ऊपर जिनकी बेइंतहा मराहत और बेइंतहा मदन, इस वक्त जो है 2 लाख गाड़ियां सरकार की रोडों के ऊपर घूम फिर रही हैं, बच्चे शॉपिंग कर रहे हैं। नॉर्दर्न एरिया में सरकार के खर्चे के ऊपर गुजारने चाहते हैं, गर्मियों के अंदर जो है अमेरिका की सफ़र करते हैं। ये सब पैसे जो है जब हम खर्च हमारे हिसाब से कटते हैं, तो गरीबों के लिए कुछ नहीं बचेगा।
जाहिर है वो पिसते रहेंगे। यहाँ तो उनको अपनी एक ऐसी मजबूत आवाज़ उठानी पड़ेगी या एक ऐसा मजबूत तरीक़ाकार सोचना पड़ेगा कि इन इक्वालिटी जो है वो इक्वालिटी की तरफ जो है वो हम उस सफ़र के ऊपर रवाना हो। हमारे दूसरी चीज़ जो है ये अदारों को कैसे अच्छा किया जाए, इसमें कोई हमें नया व्हील इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी ये सारी दुनिया के अंदर ऐसा हुआ है। अभी मैंने बात की थी कि इंग्लैंड के पेंशनर्स का रूल हमने 1800 के 30 के ऊपर से अप्लाई करके और आज तक चला रहे हैं। अंग्रेज़ों ने बहुत पहले उसको ख़त्म करके उसकी बेहतरी ले आए और इस वक्त दुनिया में सबसे बेहतरीन सिस्टम अंग्रेज़ी का है। अमेरिकन इवन कोशिश करते हैं उसको फॉलो करने की। ब्रिटिश जो कॉलोनीज़ हैं उसमें कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वो दूसरे नंबर पे आती हैं। तीसरे नंबर के ऊपर जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ आती हैं और अमेरिका का चौथा पाँचवा नंबर आता है। हमें कहीं पे जाने की और बहुत ज़्यादा नए व्हील इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं है। हमें उन्हीं में से चुन के बेहतरीन जो हमारे पड़ोस के अंदर जो कुछ हो रहा है वो इससे बेहतर हो रहा है, उसके ऊपर हम जो है ना अमल कर सकते हैं और इदारों को ज़्यादा बेहतरी कर सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ तो यह है कि सरकार के ग्रेड 22 के 10-10 अफसर किसी अदारे में जिसकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके, आमदनी तो है, मैं ये कहूँगा गरीबों का खून चूस के वो वहाँ बैठाए जाएं, उसके बजाय उस स्टाफ को कम करके वही चीज़ जो है नीचे डिस्ट्रीब्यूट की जाए तो ज़्यादा बेहतरी जल्दी और बेहतर सूरत हाल हो जाएगी और ज़ाहिर है आवाम को भी फ़ायदा पहुँचेगा। ये जो बात कर रहे हैं ज़फ़र पाशा साहब, इदारों में वो जो सियासी भर्तियां हुई वो बोझ स्टील मिल को भी लेकर बैठ गया, वो बोझ PIA को ले गया, एयरलाइन को भी लेकर बैठ गया और 10 दर्जनों इदारे हैं जहां पे आपने रेलवे है। मैं अभी एक क्लिप सुन रहा था कि एक इदारा आप फर्ज कर लें जहां 2 गाड़ियां हैं वहां 20 ड्राइवर भर्ती किए गए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। मतलब ये एक आम, मैं चूंकि आप, मेरा मकसद किसी भी इदारे का नाम लेके उसको तनकीद का निशाना बनाना नहीं, लेकिन कहने की बात यह है कि अब शायद ट्रैक सही हो रहा है कि इदारे सरकार न चलाए, पाकिस्तान चलाए। बिल्कुल बिल्कुल। एक मुझे जरा सा ऐसे ही दिमाग में बात आ गई कि EOBI जो है वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों की मद में कितने पैसे महीने के खर्च कर रहा है, ये मैं आपसे बिल्कुल, मेरे पास आदाद-ओ-शुमार हैं। यानी EOBI के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाहें, उनके पर्क्स और उनकी मुराद, उस पर तकरीबन 4 अरब सालाना खर्चा किया जाता है। 4 अरब सालाना खर्चा होता है, जिसमें कितने कम है, जिसमें के ये देखिए कि उनके पर हेड आप अगर पर कैपिटा निकाले, यानी उनके जो मुलाजमीन है उनकी तादाद 450-500 के लगभग इस वक्त है, जो बकौल EOBI की मैनेजमेंट के अभी उनके पास मुलाजमीन शॉर्टफॉल है। 40% स्टाफ की स्ट्रेंथ से वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। उनके पाकिस्तान भर में रीजनल ऑफिसेज हैं और उनके और जो वहाँ पे अफसरान भी हैं, मुलाजमीन भी हैं जो कि उनके साथ काम करते हैं उनके फील्ड में। अब यहाँ पे मैं आपसे अर्ज कर दूं, यहाँ भी थोड़ी सी ये बात हो जाएगी कि करप्शन भी है। वो जाते हैं और वो मुख्तलिफ इदारों में और वो उनसे कहते हैं अच्छा साहब आपके 100 हैं, आप 10 रजिस्टर कर दीजिए, बाकी नजर छोड़ दीजिए, उसके एवज वो उनसे कुछ मुतालबा भी करते हैं। बस वो डुबोया मुझको होने ने ना होता मैं तो क्या होता। नाजरीन कराम, EOBI के पेंशनर्स के हवाले से, उनके प्रॉब्लम्स के हवाले से, उनकी बेहतरी के हवाले से आज हमने अपने इस प्रोग्राम में बात की। बहुत शुक्रिया अदा करूँगा मैं ज़फ़र पाशा रिजवी साहब आपका, बहुत शुक्रिया शम्सुज़्ज़ोहा ज़ुबैरी साहब आपका। नाज़रीन कराम, आज तक के लिए इतना ही। हम भी आपका शुक्रिया अदा करते हैं। हम भी आपका बहुत शुक्रिया, हमें मौका दिया। अल्लाह हाफ़िज़।